Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is your host Abhishek Singh, Assistant Professor in Government College बांसवाड़ा। विस्तृत आवेदन पत्र कैसे भरना है, नया अपडेट आ गया है, क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मैंने कैसे भरा था, मेरा जो DAF है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विस्तृत आवेदन पत्र, उसको वन बाय वन एक एक चीज़ें देखेंगे तो आपका कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा ना। कंपेरिजन हो जाएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या भरना है और क्या नहीं भरना है और कैसे भरना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे भरना है ना। कई बार हमें पता होता है कि क्या भरना है, बट कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो आप एक RPSC सिलेक्टेड कैंडिडेट ने कैसे लिखा था, बिना किसी दिक्कत के हमारा सिलेक्शन हुआ, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो हम कैसे लिखते हैं वो देख के आप बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हम देख लेते हैं थंबनेल क्या है। जो थंबनेल है उसको पूरा जस्टिफाई करेंगे ना। विस्तृत आवेदन पत्र बताएंगे क्या होता है। न्यूली अपडेटेड 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 78th अपना इंडिपेंडेंस डे है, तो उसकी आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा विस्तृत आवेदन पत्र पूरा देखेंगे अपन। अब सर अगर आप कह रहे हो कि मेरा देखेंगे यानी कि 2020 वाली भर्ती का देखेंगे, बट अब तो चेंज हुआ है 8 अगस्त को। तो जो चेंज हुआ है ना, वो चेंज बहुत ही माइनर है। कुछ चीज़ें के कॉलम आगे पीछे कर दिया और सिर्फ 5% का चेंज है। 95% आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं आया है। अटेस्टेशन फॉर्म में थोड़ा सा अंतर आया है, वो भी ना के बराबर अंतर है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप मेरा देख लेंगे तो आपको भरते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं कंपेरेटिव बताने वाला हूँ, मैं नया वाला लूँगा, उसमें दिखाऊँगा आपको, फिर मैंने कैसे भरा था वो भी बताऊँगा आपको। तो थोड़ा सा जो आगे पीछे वो कंपेरिजन पे आपका क्लियर हो जाने वाला है ना। नया DAF कैसे डाउनलोड करें और कैसे भरें, तो कैसे डाउनलोड करें, RPSC की वेबसाइट पे आ जाना है। आप तो एक काम करो, नए पेज पे आके RPSC सर्च कर लो। ये RPSC की वेबसाइट खुली हुई मेरे इसमें, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। आप RPSC सर्च करोगे उसका होम पेज ही खुलता है। कुछ भी आप सर्च करोगे उसका होम पेज ही खुलता है ना। ये होम पेज खुल गया उसका। अब आप इसमें देखोगे तो ये डाउनलोड दिख रहा हो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में। इस डाउनलोड्स पे आप चले जाओगे तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है 8 अगस्त 2024 न्यू का, इस पर स्टिकर भी लग रहा है। आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन रूल्स, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, डिटेल्ड फॉर्म। इस एरो पे टैप करोगे तो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। एक बार और कर ही लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है ना। अब ये भाई कितने पेज का है, ये तो 57 पेज का है। 57 पेज मैं पढ़ने बैठूंगा क्या, नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ, आप सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी किसी को है कि नहीं मैं तो पढ़ के ही करूँगा, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल पढ़िए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आपको पढ़ना है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप ज़रूर पढ़िए। मैं आपके लिए पढ़ चुका हूँ ये पूरा। अब डायरेक्ट जो मुद्दे की बात है वहाँ पे मैं डायरेक्ट आपके सामने आ रहा हूँ। वीडियो लंबी नहीं करनी है, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है, ये हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप इसमें देखोगे तो लास्ट में ये कहीं आपको देखने मिलेगा, ये 44 से 53 जो है, इस पर आप टैप कीजिए, आपको ही खुल जाएगा। विस्तृत आवेदन पत्र सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने संबंधी सामान्य निर्देश। ये सामान्य निर्देश की एक पूरी डिटेल्ड वीडियो 20 मिनट की वीडियो है ना, वो मैं बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आपको जब भी आप करो तो किसी भी तरीके के इन तरीके से इंस्ट्रक्शंस में आपको अगर दिक्कत होती है तो वो दिक्कत का सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है उस वीडियो में। वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, 20 मिनट का शांति से देखना है, 20 मिनट तक शांति रखनी है ना। अपन को ये नहीं कि वो इतना लंबा वीडियो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। एंड अभी इस वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट अपन आ जाते हैं अपने विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे। पेज नंबर 48 पे आपका शुरू हो जाएगा ना। पेज नंबर 48 पे अपन आ चुके हैं और आपका शुरू है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पहले भी एग्जैक्टली ऐसा था, 5% का चेंज है। कहाँ चेंज है वो आपको बताएंगे। मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ दिख जाएगा, ये मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। मैंने जूम कर दिया ताकि आपको क्लियर दिखे, पूरा भरा हुआ है। तो आपको सारे जो भी कन्फ्यूजन है आपका वो क्लियर हो जाएगा इस फॉर्म को देख के ही। तो अपन शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं इस पर। हाँ, अब ये देखेंगे आवेदन प्राप्ति की तिथि आपको नहीं भरना है, प्राप्ति क्रमांक आपको नहीं भरना है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन जमा कराई गई 50 रुपये राशि की प्राप्ति रसीद संलग्न करें। ये आपको अपने SSO ID से ऑनलाइन सबमिट करना है, 50 रुपये की रसीद कटेगी। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि इतनी सी जगह पे मैं उतना बड़ा एक पेज का A4 साइज़ का रिसीट कैसे लगाऊं। यहाँ नहीं लगाना है आपको, है ना। ये बस बोला है कि विस्तृत आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन जमा करवाई गई 50 रुपये राशि की प्राप्ति रसीद संलग्न करें, अटैच करना है आपको। यहाँ कुछ मत करना, यहाँ
जब क्रमांक है तो जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है उसका जो रेफरेंस नंबर होता है वो आप यहाँ मेंशन कर देना, एंड पीछे जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वैसे ही वो भी लगा देना। दैट्स इट, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ फोटो लगानी है, क्रॉस साइन करना है फोटो पे, आधे साइन नीचे यहाँ पे, आधे साइन फोटो के ऊपर। कैसे? अब मेरे वाले पे आ जाते हैं, देखो मेरे वाले पे आ जाओ, फोटो चिपका रखिए, साइन कैसे किए? क्रॉस में। आपको भी ऐसे ही करना है, क्रॉस में साइन। फिर बाकी चीज़ें मैं आप देखो इससे ही बताऊँगा क्योंकि सेम ही है। आप देख लो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं मेरे वाले से बता रहा हूँ। तो आपको रोल नंबर लिख देना है, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा होगा, भर देना है। आवेदन पत्र क्रमांक जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था इस पोस्ट के लिए, उसका जो आवेदन पत्र था उसका क्रमांक जो था वो आपको यहाँ लिख देना है। मेरिट क्रमांक ये आपको पता ही नहीं अभी, आप कैसे लिख सकते हो? ये हमें छोड़ना है उनके लिए, है ना, कार्यालय वालों के लिए, आरपीएससी के लिए। पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट नंबर, तो वो जो आपको बताया मैंने, आप ऑनलाइन 50 रुपये की रसीद कटवाओगे SSO ID से, उसका रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ना। विज्ञापन संख्या, आप अपने विज्ञापन को खोलिए, उस पर विज्ञापन संख्या लिखी होगी, वो एज इट इज़ लिख दे जैसे मैंने लिखा हुआ। इसको देख के आप देखो कितना लिखना होता है कितना नहीं लिखना होता है। पद कोड 4 कहाँ से आया? भाई मेरा सीरियल नंबर 4 पे फिजिक्स था तो इसलिए मैंने 04 लिख दिया। आपका सीरियल नंबर जो भी हो वो आपको लिखना है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पद का नाम, भाई सहायक आचार्य पद का नाम है, फिजिक्स भी लिख दिया मैंने क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, आप अपना सब्जेक्ट लिख दे इसकी जगह। कॉलेज शिक्षा विभाग, विभाग का नाम है ना, बहुत ईजी चीज़ें हैं। आप आरक्षण वर्ग की बात करें, आप जिस वर्ग में आते हैं उस पर टिक करें, बाकी को क्रॉस करें, ठीक है। आप इस पे आ जाएंगे, अगर इस पे आ जाते हैं अपन, तो इसमें भी देखो आप जनरल के साथ आप EWS भी दे दिया है। पहले आप देखोगे तो इसमें जनरल के साथ EWS नहीं था, ये पुराना था, बहुत ही आउटडेटेड है। तो EWS वालों के लिए अब ऑप्शन आ चुका है, क्लियर, देख सकते हैं आप यहाँ पे EWS वालों के लिए ऑप्शन आ गया है। EWS पे टिक करें, बाकी सब पे क्रॉस कर दे अगर आप EWS है तो। और किसी और कैटेगरी में है, मान लीजिए ST है तो इस पर टिक कीजिए, सॉरी SC है तो इस पर टिक कीजिए, बाकी सब पे क्रॉस। ST है तो इस पर टिक कीजिए, बाकी सब पे क्रॉस, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र, इसका कोई लाभ मिलता नहीं है तो आप भरने की जरूरत नहीं है ना। TSP एरिया जो होता है जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कुछ और रीजन्स है, उनका लाभ जिन एग्ज़ाम मिलता है उसके लिए है ये, बट अपने एग्ज़ाम में नहीं मिलता, भरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। मूल निवास व जन्म स्थान, भाई मैं राजस्थान के बांसवाड़ा का हूँ, तहसील भी मेरा बांसवाड़ा ही लगता है, मैंने भर दिया, अन्य टिप्पणी कुछ थी नहीं, खाली छोड़ दिया ना। जन्म स्थान में मेरा यही है। आप इसमें देखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम ही चल रहा है, ऑन द सिमिलर लाइन्स चल रहा है, ये सेम चीज़ें ही चल रही, कोई चेंज नहीं आया है। अब ये जो चीज़ें ये भी आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे। तो महिला होने की स्थिति में आप अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, विच्छिन्न है, जो भी है उस पर टिक करें, बाकी सब पे क्रॉस करें, इस तरीके से करना है ना। और निःशक्त अगर आप है तो इनमें से किस कैटेगरी में उस पर टिक करें, बाकी सब पे क्रॉस। भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, NCC जो भी है उस पर आपको टिक करना है, बाकी सब पे बेहद तरह क्रॉस करना है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ इसलिए मैंने सभी पे क्रॉस कर दिया है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला कॉलम आपको दिख रहा है सेवारत कर्मचारी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो कौन से टाइप का गवर्नमेंट जॉब है उस पर टिक करें, बाकी पे क्रॉस कर दे। मेरा गवर्नमेंट जॉब में मैं था ही नहीं इसलिए मैंने सब पे क्रॉस कर दिया ना। आवेदक का पूरा नाम लिखना सभी को आता है, हिंदी इंग्लिश में नाम लिख दे, हिंदी फिर इंग्लिश। पिताजी का नाम सभी को लिखने आता है, माताजी का नाम आता है, जन्म दिनांक 2/10/1998, आपका जो भी आप लिख दे, 2/10 यानी 2 अक्टूबर, गांधी जी के साथ बर्थडे ट्विन हूँ मैं तो वो डेट मैंने लिख दिया है, हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता इंटरव्यू में, है ना। तो निर्धारित विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, मेरा 21 साल 8 महीने 29 दिन का मैं था, जो भी मेरे एडवर्टीजमेंट में डेट लिखी थी उस डेट तक, है ना। आपका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, एज कैलकुलेटर भी आता है, गूगल पे लिखोगे आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। उसमें जाके आप अपना DOP लिखेंगे एंड किस डेट तक आपको एज बताना है वो डेट लिखेंगे, तो पूरे साल, माह और आपके दिन सब बता देगा, है ना। मिनट घंटों पे नहीं जाना है अपने, है ना। इसमें ऑप्शन भी नहीं है, देखो दिन तक का ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता भारतीय है, भाई गर्व से भारतीय है, भारतीय लिख दिया। आप किसी और राज्य किसी और देश से भी हो तो आप लिख सकते हैं ना, जो भी नेपाल और भूटान वगैरह का छूट रहता है उनको, बांग्लादेश का भी, हालांकि ऐसा केस होगा नहीं मेरे हिसाब से, 99% नहीं होगा, है ना। धर्म की बात करें, आप जिस भी धर्म से आते हैं वो लिखिए। वैवाहिक स्थिति, तो मैंने अविवाहित पे हाँ किया है, बाकी सब पे क्रॉस किया है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। आपकी हो गई है तो आप लिखिए। परित्यागता है तो इसमें लिखिए, विधवा, विधवा जो भी है उस पर आप टिक कीजिए, हाँ लिखिए, और बाकी सबको क्रॉस कर दीजिए, है ना। बाकी सबको क्रॉस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाली नहीं छोड़ना है।
विवरण की बात करें तो जो विवाहित है उनको लिखना है। मैं तो भाई अविवाहित था तो मैंने क्रॉस कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो विवाहित उनको पता होना चाहिए। भाई आपने शादी कर ली और आपको ये नहीं पता विवाह का स्थान क्या था, तिथि क्या थी, भाई देखो डाउट वाली बात है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपको लिखनी है अगर आप विवाहित हैं तो। संतान विवरण की बात करें, इसके लिए भी विवाह होना ज़रूरी है। हालांकि बायोलॉजी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट सोशियोलॉजी इसे देखें अपन, सोशली बात करें तो ज़रूरी है। इंडियन कल्चर में तो है ना। तो मेरे केस में नहीं था तो मैंने क्रॉस कर दिया। अगर आपके केस में है तो आप लिखिए 6 मैक्सिमम नंबर है। भाई 6 से ज़्यादा मेरे बच्चे हैं तो मैं क्या करूँ, केस कर दूँ क्या RPSC पे? नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ये मजाक कर रहे हैं अपन। केस वेस नहीं करना है अपने। अगर 6 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप एक्स्ट्रा इसके साथ लिख सकते हो ना, यहाँ 7 नंबर डाल के या कुछ भी ऐसे कर सकते हो आप। हालांकि 6 से ज़्यादा बच्चे होते नहीं जनरली, बट किसी के है तो आप लिख सकते हो। कुल संतानों की संख्या 2002 1 जून से पहले कितने थे, उसके बाद कितने थे, वो सब लिख सकते हो आप। पत्र व्यवहार का पता, अपना एड्रेस लिख दीजिए, स्थायी एड्रेस लिख दीजिए। शैक्षणिक योग्यता, अब ये देखो भाई यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्फ्यूजन रहता है सबको। मेन मुद्दे के बाद अपन यहाँ देखने वाले हैं ना, शुरुआत यहाँ करेंगे। अब आप कहोगे कि सर हमारे तो चेंज हो गया है, हमारा तो चेंज हो गया, आपके तो अलग था, हमारे चेंज हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये जो है ना एग्जैक्टली सेम है हमारे टाइम पे भी। कॉलम आगे पीछे हो गया। देखो यहाँ पहला कॉलम क्या है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम। मेरे टाइम पे क्या था, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम यहाँ था। यहाँ पे प्राप्तांक पूल अंक आ गया। बस कॉलम आगे पीछे हुए एग्जैक्ट सेम है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो मेरे वाले से देख लेते ताकि आपको क्लियर होता जाए। पहला देखेंगे मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। भाई राजस्थान में सेकेंडरी बोलते, सेकेंडरी पे टिक किया। कितने मार्क्स थे, कितने में से थे। भाई हमारे टाइम पे CGPA बनता था तो मैंने 9.8 आउट ऑफ 10 ऐसे लाइन करके लिख दिया। प्राप्तांक ऑब्लिक कुलांक है ना, तो ऑब्लिक करके मैंने 9.8 आउट ऑफ 10 लिख दिया। ऐसे चल जाता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप परसेंटेज में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ प्रतिशत देखोगे तो भाई 9.8 का मल्टीप्लाई 9.5 का मल्टीप्लाई होता था ना, 9.8 में 9.5 का मल्टीप्लाई किया, इतना आता है, लिख दिया। श्रेणी ग्रेड की बात करें, फर्स्ट डिवीज़न कहलाता है। वर्ष 2013 में मैंने 10वीं करी थी। ऐच्छिक विषय की बात करें तो 10वीं में कोई ऐच्छिक विषय नहीं होता तो आपको ऑल लिखना है ना। फिर कोर्स के अवधि की बात करें, 1 साल का ही होता है 10वीं। किसी के 2 लगा है तो 2 लिख देना है ना। नहीं, हालांकि इसमें तो 1 ही लिखना है ना, प्रयासों की संख्या में 2 कर सकते हो आप। बोर्ड विश्वविद्यालय मेरा CBSE था, CBSE लिख दिया। आपके RBSE लिख देना, कोई और बोर्ड हो तो वो लिख देना। प्रयास 1 मैंने एक ही बार में कर लिया था, आई थिंक सभी कर लेते एक बार में, तो 1 लिख दिया। सेकेंड हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पे टिक। 458 500 में से नंबर थे, परसेंटेज 91.60 होते हैं। फर्स्ट डिवीज़न होता है, 2015 में किया। PCM मेरे पास क्या था, ऐच्छिक विषय फिजिक्स केमिस्ट्री में, शॉर्ट में लिख सकते हो। PCB लिख सकते हो, आर्ट्स वाले उस हिसाब से लिख सकते हैं, कॉमर्स वाले उस हिसाब से लिख सकते हैं। आप ये चीज़ देखते रहना। 1 वर्ष में 12वीं हो जाती है। CBSE बोर्ड ही था, एक ही अटैम्प्ट में हो गया था, है ना। स्नातक की बात करें, मेरा BSc है, आपका BA BCom हो सकता है। मेरा BSc था, BSc पे टिक किया। 8.392 CGP होता था, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं, तो CGP लिख दिया। कितने में से था, 10 में से था। परसेंटेज निकालने के लिए DO में 9.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, किया तो 79.724। फर्स्ट डिवीज़न 2019 में किया। फिजिक्स ऑनर्स था, कोर्स का नाम क्या था, फिजिक्स ऑनर्स। आपका जो भी था आपको लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपका BA था तो आप BA लिख दोगे, है ना। आपका मेरा भी BSc था, हालांकि BSc लिख सकता हूँ मैं, बट मैंने फिजिक्स ऑनर्स लिख दिया। आप BSc तो वहीं लिखा हुआ है ना। आपका अगर PCM था तो आप PCM लिख देना। PCB था, हालांकि PCB नहीं होता साइंस वालों का, BCZ होता है ना, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी। और आप अगर आर्ट्स है तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लिख सकते हैं। मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, फिजिक्स ऑनर्स लिख दिया। 3 वर्ष में हो जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, 1 प्रयास में हो गया, प्रयासों की संख्या। फिर मेरे MA MCOM MSc में से MSc था। 8.44 CGPA थे 10 में से। IIT बॉम्बे में 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, 84.40 परसेंटेज आ गए। फर्स्ट डिवीज़न 2021 में किया था। MSc फिजिक्स था MSc में मेरे, 2 वर्ष का होता है। IIT बॉम्बे से किया, 1 प्रयास में हो गया, ठीक है। उसके आगे B.Ed वगैरह मैं कर नहीं पाया क्योंकि 2021 में किया था MSc, तो 21 में ही हमारा एग्ज़ाम हो गया था और 20 में फॉर्म आ गए थे, तो B.Ed वगैरह मैं करता ही क्यों, है ना, ज़रूरत नहीं थी। और जिसने किया वो लिख देना है ना, जिसकी किया है बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं आप। पात्रता मेरे नेट था, इसमें JRF का ऑप्शन नहीं है, तो भी आप नेट पे टिक कर देना। 105 200 में से नंबर थे, तो भाई कम नहीं होते हैं, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं ना। JRF मिल जाता है इतने पे, तो 52% होता है। फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट, अच्छा क्लास फर्स्ट यानी कि JRF, ठीक है, आप लिख सकते हो। 2019 में कर लिया था। अब आप बोलोगे कि सर 2019 में तो आपके BSc हुई थी, 2021 में MSc हुई, 2019 में आपने कैसे कर लिया JRF? कर सकते हो आप, है ना। उस टाइम पे एलिजिबल कर दिया गया था JRF का,
कि आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हो। तो मैंने एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था दिसंबर 2019 में, है ना। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में JRF हो गया था। उसके बाद तो मैं वही लगाता हूँ, फिर JRF हो गया तो बार बार क्यों देना है एग्ज़ाम, है ना। 2019 में दिया था। फिजिकल साइंस बोलते हैं फिजिक्स वालों को, आपके जो भी बोलते हो JRF वाले वो लिख दे रहे हैं आप, है ना। सब्जेक्ट का नाम CSIR कंडक्ट कराते हैं, आपका UGC हो सकता है। सेट है तो आप सेट लिख सकते हो ना, स्टेट गवर्नमेंट का नाम लिख सकते हो। प्रयास, पहले प्रयास में हो गया था भाई दिसंबर 2019, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ MSc से पहले तो मैं दे ही नहीं सकता था, तो प्रयासों की संख्या एक ही आएगी। बाकी अन्य कोई उपाधि किसी के पास कुछ और भी हुआ एक्स्ट्रा तो देख सकते हो, PhD वगैरह है, बाकी चीज़ें। इंटर्नशिप क्रॉस कर दिया, मैंने कोई इंटर्नशिप करी नहीं थी और इंटर्नशिप की कोई ज़रूरत भी नहीं है इस पोस्ट के लिए, है ना, क्रॉस कर देना है। रजिस्ट्रेशन की बात करें मेडिकल काउंसिल वगैरह के लिए, अपने लिए नहीं है, क्रॉस कर देना। संस्था का नाम वगैरह क्रॉस कर देना सब। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, अपने पद के लिए आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए ही नहीं, आप क्रॉस कर सकते हो। आपके पास फिर भी अनुभव है, लिखना चाहो लिख दो, सोचना ही नहीं है ना। फिर अतिरिक्त विस्तृत सूचना की बात करें, किसी के पास जॉब किया हुआ किसी ने किसी भी तरीके गवर्नमेंट प्राइवेट और उसका जानकारी आपको लिखना है, आप लिख सकते हो। मुझे लिखना नहीं था, मैंने नहीं लिखा, हालांकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं। MSc के बाद से जॉइनिंग तक जो 1 साल था उस दौरान मैंने बस विद्या संबल में काम किया था, वो मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में लिखा है, बता दूंगा कैसे लिखना है ना, तो आप लिख सकते हैं आपका है तो। आयु सीमा में छूट चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए थी भाई, मैं तो 21 थी, बड़ी मुश्किल से पार हो रहा था, 8 महीने ऊपर थे 21 साल से, है ना, मिनिमम जो होता है उससे, तो मैंने क्रॉस कर दिया। आप चाहते हैं तो लिखिए, हाँ चाहते हैं, किस आधार पे चाहते हैं वो आधार भी लिखे और उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी संलग्न करें और संलग्न संख्या भी लिखे। मान लो 10वें नंबर पे लगा है तो उसके कोने में राइट कॉर्नर पे आपको क्या लिख देना है, राइट कॉर्नर पे, मान लो यहाँ आपने लगाया, राइट कॉर्नर पे 10 नंबर लिख के गोला कर देना और आप लिख देना यहाँ पे 10, संलग्न संख्या क्या 10, 10वें नंबर पे आपने लगाई है तो। सिमिलरली अगर आपको कोई भाई अनुभव हो, पुरस्कार मिला हो, पदक विजय चिन्ह मिला हो, तो आप लिख देना, बहुत प्राउड की बात है, आप ज़रूर लिखे। मुझे नहीं मिला था, मैंने नहीं लिखा, क्रॉस कर दिया। कोई शोध किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, मेंशन कर सकते हैं। भाई मेरे तो 20 है, मैं कैसे मेंशन करूं, मेरे तो 5 है, मैं कैसे मेंशन करूं, मेरे तो 1 ही है, मैं कैसे करूं। जितने हैं उतने कर दो, आपको करना हो। बहुत सारे हैं तो आप 5 कर दो, ज़्यादा क्यों करना है ना, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है उतने कर दो। मिनिमम 5 ही चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 5 चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ में, API स्कोर में भी, है ना, तो आप 5 मेंशन कर दो। अगर आपके 5 या से ज़्यादा है तो, नहीं है तो क्रॉस करो मेरी तरह। नहीं था भाई MSc की है तो कहाँ से लाओ रिसर्च पेपर, इसलिए क्रॉस कर दिया है ना, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। और है तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। दोनों तरीके से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दंडित किया गया हो आयोग द्वारा। भाई एग्जाम में पहली बार दिया था, दंडित की बात ही नहीं आती, आपके है तो आप लिख दो, है ना, होना नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी अगर है तो लिख दो, झूठ नहीं बोलना आपने। शपथ पूर्वक घोषणा करनी है, सबको करनी है, साइन करो, डेट लिखो, जगह डालो, साइन करो, आगे बढ़ो, है ना। ये मेरे पे अप्लाई नहीं होता था तो मैंने काट दिया इसको, एक लाइन करके, है ना, ज़्यादा काटाफीसी नहीं करनी, बस एक लाइन घुमा देना है। अब भाई इसमें देखोगे आप ओरिजिनल वाले पे आ जाते हैं, आपकी जो इस बार वाला है उस पर आ जाते हैं, तो ये एग्जैक्टली सेम चल रहा है। देखो ये सेम चीज़ें हुई, ये इंटर्नशिप, फिर अनुभव की बात कर ली, सेम यही सब चला अपन, है ना, अनुभव की बात कर ली। फिर भाई अगर एज में छूट चाहिए वो लिख दिया, पदक चिन्ह, रिसर्च पेपर सब लिख दिया एज इट इज़, है ना। आपको कभी बैन किया गया है, दंडित किया गया, उसके बारे में जानकारी एग्जैक्ट सेम है ना, बस ये एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जो उसमें नहीं था, ठीक है। शपथ आपने ले ली थी, शपथ भी ले लेनी है। संलग्न सूची, अभी तक तो आपने भाई क्या क्या चीज़ें करी है वो सब लिख के जानकारी दी है ना, डिटेल में लिख दिया। अब उसकी कॉपी भी तो लगाओगे, कहाँ लगाओगे, संलग्न संख्या क्या होगी वो यहाँ से पता चलेगा, इसे जो फॉर्म चेक कर रहे होंगे आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, मेरे टाइम पे भी सेम था, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले पे आ जाते हैं अंक पत्र यानी मार्कशीट, किसकी, सेकेंडरी यानी 10वीं की, और जारी क्रमांक व दिनांक, 10वीं का सर्टिफिकेट देख लेना, उसमें एक सीरियल नंबर लिखा होगा, वो क्रमांक लिख देना, उस पर डेट भी लिखी होगी, किस दिन इशू हुआ था वो डेट भी लिख देना। डेट नहीं लिखी है अंदाजे से लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, अंदाजे से लिख देना अगर डेट नहीं लिखी है मार्कशीट या डिग्री पे, सर्टिफिकेट पे। तो संलग्न संख्या भाई पहले नंबर पे लिखा है तो पहले नंबर पे लगाएंगे, इसमें संलग्न संख्या 1, यानी कि इस फॉर्म के बाद सबसे पहले मैंने 10वीं की मार्कशीट लगाई और उस पर 1 नंबर डाल भी दिया और यहाँ भी 1 नंबर लिख दिया। राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नंबर डाल देना है। उपाधि यानी कि सर्टिफिकेट की बात करें ना, 10th का सर्टिफिकेट, तो सेकेंडरी पे टिक कर दिया 10वीं का सर्टिफिकेट। मेरे टाइम पे CBSE में सर्टिफिकेट अलग से नहीं आता था, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सेम कॉपी ही दूसरे नंबर पे भी लगा दी, उस पर 2 नंबर डाल दिया और यहाँ भी 2 नंबर डाल दिया,
ऐसे कर देना है ना, और आपके अलग से है तो अलग से लगा देना। फिर मार्कशीट की बात करें, सीनियर सेकेंडरी 12वीं की बात आ गई, उसका भी सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू मार्कशीट पे लिखा होगा, तीसरे नंबर पे लगा दिया। फिर बात करें उपाधि की, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं का सर्टिफिकेट, ये अलग से आता है CBSE बोर्ड में, है ना, मेरे टाइम पे, तो वो उसका भी सीरियल नंबर अलग से लिख दिया, डेट अलग से लिख दी जो भी थी, और 4 नंबर पे उसको संलग्न कर दिया। अब बात करें स्नातक यानी BA BSc BCom की बात कर रहे हैं, मेरे BSc था, टिक किया, उस जो मेरा मार्कशीट था उस पर सीरियल नंबर था वो लिख दिया, डेट लिख दी, सब लिखा हुआ था, 5वें नंबर पे संलग्न। सिमिलरली उसी का डिग्री सर्टिफिकेट भी मैंने लिख दिया, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू एंड 6 नंबर पे संलग्न कर दिया, फोटोकॉपी एक। फिर बात करें अपन MSc की, तो MSc का अंक पत्र यानी मार्कशीट, सीरियल नंबर लिखा, डेट ऑफ इशू लिख दिया, 7 नंबर पे संलग्न। उपाधि MSc की डिग्री, आपकी MA M.Com हो सकता है, डिग्री MSc पे टिक किया, उसका सीरियल नंबर लिखा, डेट ऑफ इशू लिखा, 8 नंबर पे संलग्न। अनुभव प्रमाण पत्र, मैंने अतिथि व्याख्याता का काम किया था विद्या संबल में, 2021 से मेरी MSc हुई, तो 2021 MSc के बाद से लेकर 2022 ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग की डेट तक, एक दिन पहले तक मैं विद्या संबल में था। मैंने कहा कि घर पे ही है, घर के पास ही जस्ट कॉलेज, वो भी कौन से कॉलेज में, उसी कॉलेज में जिससे मैं अभी हूँ, ठीक है, घर से बिल्कुल पास है, 500 मीटर। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो ये मैंने कर लिया था। आप भी अभी फ्री हैं तो कर लीजिए, कहीं भी अगर विद्या संबल है, कहीं भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी प्राइवेट कॉलेज में मिल रही है तब भी आप कर लीजिए, है ना, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फिर उसका भी ये मैंने एक ऑफिस ऑर्डर प्रिंसिपल मैम से बात करके निकलवा लिया था, वो ऑफिस ऑर्डर मैंने यहाँ लगा दिया, जिस दिन निकलवाया था एक्सपीरियंस का उसकी डेट भी लिख दी, 9 नंबर पे उसकी कॉपी लगा दी। अन्य प्रमाण पत्र मैंने CSIR नेट JRF का लगा दिया, उस पर भी ये सब नंबर लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, 10वें नंबर पे लगा दिया। मूल निवास प्रमाण पत्र, उस पर भी ये सब मिल जाएगा, 11 नंबर पे। जाति प्रमाण पत्र लगा दी 12 नंबर पे। EWS, मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करता था, EWS कैटेगरी से मैंने पास किया है, तो मैंने 2019-20 का भी लगा दिया जो एडवर्टीजमेंट से पहले का था, और मैंने 22-23 का भी लगा दिया जो करंट ईयर का था, जिस ईयर में मैं ये फॉर्म भर रहा था। तो मैंने दोनों तरीके से सेव रखा। आप भी EWS है और आपके पास पहले का है, पहले का भी लगाएं और बाद का भी लगाएं। कैसे लगाना है, OBC वाले भी इस बात को ध्यान से देखें। तो पहले वाला भी लगा दिया, 19-20 मैंने मेंशन भी किया है, उसका सीरियल नंबर, उसका डेट 13 नंबर पे संलग्न। सिमिलरली 22-23 वाला सीरियल नंबर, डेट 14 नंबर पे संलग्न, ताकि कोई दिक्कत रहे ही नहीं। आपको भी ऐसे ही करना है ना, SC ST या फिर आप OBC MBC जिसमें भी है उस तरीके से आप करें, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्यालय टिप्पणी। कार्यालय करेगा, हम भाई कार्यालय नहीं है, हम तो एक अभ्यर्थी हैं। आगे बढ़ना है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये उनके लिए है जो अभी MSc कर रहे हैं और अभी तक डिग्री आई नहीं है, मार्कशीट आया नहीं है, उनको अपने संस्था प्रधान, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के डीन या VC या जो भी हैं उनसे ये भरवा लेना है, प्रिंसिपल वगैरह जो भी है उनसे, और उनके हस्ताक्षर और मोहर लगवा लेनी है ना, कि भाई हमारा ही स्टूडेंट है, झूठ नहीं बोल रहा बालक, ये आपको भरवा लेना है। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट अब भी है, आप देखेंगे तो अब भी चेकलिस्ट है, ये सेम चीज़ हम देख चुके हैं। कार्यालय टिप्पणी, ये प्रमाण पत्र अभी भी है। संक्षिप्त चेकलिस्ट आप देखें तो बिल्कुल वही है, मेरे टाइम पे भी था। 1-2 पढ़ लेते हैं अपन, बाकी सारा पढ़ने बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी ना। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है। भाई हमारे लिखा था कि BSc MSc चाहिए, मेरे BSc MSc थी। हमारे लिखा था कि नेट सेट PhD चाहिए, मेरे पास नेट था, तो मैं बिल्कुल सर्वथा अनुरूप हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जो बोला वही हूँ। अगर बोला है BSc MSc और मैं BTech के बाद MSc हूँ, फिर भी मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप एलिजिबल हो, बट आप सर्वथा अनुरूप नहीं हो। अगर एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा है तो, लिखा है तो सर्वथा अनुरूप, नहीं लिखा है वो आपको देखना है ना, तो आप लिखोगे भिन्न किंतु समकक्ष। भाई BTech BSc नहीं है बट समकक्ष तो है, इवन BSc से थोड़ा ऊंचा ही माना जाता है क्योंकि 4 साल का होता है, तो उस तरीके से समकक्ष वाले पे टिक करना है आपके केस में। समझ गए आप, डरना नहीं इससे, है ना, कि भाई मेरे तो समकक्ष वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समकक्ष इन्होंने ही बोला है तो आप भर सकते हो। सेम अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया। भाई आवेदन तक मैं MSc नहीं था, है ना, तो इसलिए मैंने क्रॉस किया है अंतिम तिथि तक, बाद वाले पे टिक किया है ना, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त, टिक। डरना नहीं है इन सबसे, देखो मेरा रुक गया कुछ भी नहीं रुका ना, जो सच है वो बढ़ते जाना। सिमिलरली आप पढ़ोगे, आपको सब समझ में आएगा, बढ़ते जाना, फिर भी समझ में नहीं आए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो, एडमिन मैं हूँ ग्रुप का, उससे पर्सनली पूछो। अगर आप मॉक इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हो तो भी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही आएगी, है ना। और आगे आ जाते हैं श्रेणी वर्ग, ये सब भी आप लिख देना है ना, ये सब भी, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। ये उनके लिए है जो बाहर स्टेट के हैं,
मैं भाई राजस्थान का हूँ, मैंने क्रॉस कर दिया, आप बाहर के हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ के भर दे, घबराना नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे पूछो। अनुभव मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया, ये मैंने क्रॉस कर दिया, आपके हैं तो आप टिक कर देना उस हिसाब से, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। आयु की बात करें तो विज्ञप्ति की तिथि तक मेरी आयु 21 वर्ष 8 माह और 29 दिन थी, लिख दिया। एज कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेट कर लेना, गूगल पे लिख देना एज कैलकुलेटर। ड्यू भी लिखना अपनी, किस डेट तक निकालना है वो आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि इस डेट तक की एज बतानी है, वो डेट लिख देना, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देगा। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा भाई 21 और 40 है, मेरे टाइम पे यही थी, आपके टाइम पे यही है। मिनिमम 21 का होना चाहिए, 40 का अपर लिमिट थी। हाँ, और आप अगर छूट ले रहे हैं तो बात अलग है, ले सकते हैं। मैं 21 से ऊपर था तो मैं एलिजिबल हो गया। अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है? 13-14 नंबर पे मैंने EWS के सर्टिफिकेट लगाए थे, एक विज्ञप्ति से पहले वाला और एक विज्ञप्ति के बाद करंट ईयर का, जिस ईयर में मैं EDF भर रहा था, तो मैंने 13-14 दोनों मेंशन कर दिया। आपके एक है तो आप एक मेंशन करना, ठीक है। EWS भी लिख दिया ब्रैकेट में, कोई कन्फ्यूजन छूटे ही नहीं। और इसमें क्रम संख्या पूछा है, थोड़ा सा एक चेंज है, आप यहाँ देखोगे तो इसमें क्रम संख्या नहीं पूछा है, सिर्फ कैटेगरी का नाम पूछा है। देखो, अभ्यर्थी की श्रेणी, इसमें क्रम संख्या नहीं, तो आप लिख देना EWS, OBC, MBC, SC, ST जो भी वो लिख देना। संलग्न संख्या है, क्रम संख्या लिखने की जरूरत नहीं है नए वाले में। तो इतना ही चेंज है, इसी को चेंज अपन कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, लगभग वही है। आप मेरी पुरानी वीडियो से भी सब समझ में आ जाएगा आपको, बट इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अब इस पर आ जाते हैं और देख लेते हैं भाई, ये उनके लिए जिनको छूट चाहिए, तो ये पहले था अब नहीं है। अब आप नया वाला देखो, इसमें ये सब चीज़ें है ही नहीं। अब सीधा क्या आ गया, परिनिरीक्षक टिप्पणी, उनकी टिप्पणी अपना है भी नहीं, अभिशंसा, ये अपने काम का है ही नहीं। तो ये अब वाले में नहीं है, मेरे टाइम पे ये सब चीज़ें भी पूछता था, तो अब पूछ ही नहीं रहा है, तो आपके काम का है ही नहीं वैसे भी, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा ही नहीं ये सब चीज़ें, तो आगे बढ़ो, घबराना ही नहीं है आपको। साइन करना है आपको, आवेदक के हस्ताक्षर आपके उसमें भी पूछेगा। परिनिरीक्षक टिप्पणी तो ये अपने वही करेंगे, वो लोग करेंगे, RPSC वाले अपने छोड़ देना है ना। आगे बढ़ो, अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया है,